हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने बात करी थी न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर फिजन के बारे में। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब किसी यूरेनियम के नाभिक पर मंदगामी या तापीय न्यूट्रॉन को आपतित किया जाता है तो ये यूरेनियम का नाभिक उस न्यूट्रॉन को अवशोषित करके एक अनस्टेबल आइसोटॉप में बदल जाता है जो होता है यूरेनियम 236। और इसके बाद ये अनस्टेबल आइसोटोप दो मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में विघटित होता है, जिसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हमने देखी थी। इस प्रोसेस में एक से ज्यादा न्यूट्रॉन्स भी उत्सर्जित होते हैं। एवरेजन 2.5 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं प्रति विखंडन और अत्यधिक एनर्जी रिलीज होती है, जो हमने देखा था लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास प्रति विखंडन ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। आज के सेशन में हम इसी नाभिकीय विखंडन की पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो दो प्रकार की हो सकती हैं, एक तो कंट्रोल्ड और एक होती है अनकंट्रोल्ड। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन। हम डिस्कस करेंगे अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जिसे हम कहते हैं अनियंत्रित एवं नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। तो हमने गाइस बेसिकली क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जब भी यूरेनियम 235 पर किसी तापीय न्यूट्रॉन बेसिकली क्या होता है? ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी कम होती है, जो मंदित होते हैं। तो यदि किसी यूरेनियम के नाभिक पर कोई तापीय न्यूट्रॉन आपतित होता है, इस स्थिति में ये यूरेनियम का नाभिक दो मध्यवर्ती नाभिकों में टूटता है और इस पूरी प्रोसेस में एवरेजन 2.5 न्यूट्रॉन और रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं केवल 2 न्यूट्रॉन ही मान लेता हूँ कि इस प्रोसेस में 2 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। इस तरह से 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। इस घटना को हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे एवरेजन 2.5 न्यूट्रॉन हमें प्राप्त होता है प्रति विखंडन। इसका यह मतलब है कि अगर 100 नाभिकों का विखंडन होगा तो हमें वहां पे 250 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, 250 नए न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। और इन न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो हमने देखी थी। इन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी तकरीबन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। और इन न्यूट्रॉन्स की ऊर्जा इतनी ज़्यादा होने के कारण ये न्यूट्रॉन्स बाकी जो हमारे पास यूरेनियम के नाभिक होंगे उनका विखंडन नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी मेथड से हम इन न्यूट्रॉन्स की ऊर्जा को तापीय न्यूट्रॉन की ऊर्जा के बराबर कर दें, यानी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास कर दें, तो इस कंडीशन में ये जो न्यूट्रॉन है वो बाकी के नाभिकों का भी विखंडन करेंगे और उससे और ज़्यादा ऊर्जा रिलीज होगी और साथ ही और ज़्यादा न्यूट्रॉन बनेंगे। उस तरह बनने वाले न्यूट्रॉन वापस किसी नाभिक को विखंडित करेंगे और उससे और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उससे और ज़्यादा न्यूट्रॉन बनेंगे। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती जाएगी और इस प्रक्रिया से एक श्रृंखला बनेगी और उसी को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। तो हम इस पूरी प्रोसेस को पहले समझ लेते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया बेसिकली किस प्रकार से होगी। तो एक डायग्रामेटिक व्यू हम समझ लेते हैं और उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यूरेनियम का कोई एक नाभिक है, ठीक है। से यूरेनियम का कोई एक नाभिक है और उस पे कोई न्यूट्रॉन आपतित होता है, ठीक है। ये तापीय न्यूट्रॉन है गाइस। तो अगर ये तापीय न्यूट्रॉन इस पे आपतित होता है तो इस स्थिति में क्या होता है कि इस यूरेनियम से दो मध्यवर्ती नाभिक बनते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या इससे कम होती है, मध्यवर्ती नाभिक बनेंगे। और इस प्रोसेस में लगभग 2.5 यानी कि 2.5 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। हम यहाँ पे 2.5 न्यूट्रॉन ना मान के केवल 2 न्यूट्रॉन ही मानते हैं। तो मान लेते हैं इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास 2 नए न्यूट्रॉन और बनते हैं। इस प्रकार से 2 नए न्यूट्रॉन और बनते हैं। तो ये वाले जो न्यूट्रॉन्स उत्सर्जित हो रहे हैं, इन न्यूट्रॉन्स को हम सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स या सेकेंड जनरेशन के न्यूट्रॉन कहते हैं। तो पहली प्रोसेस में हमारे पास क्या थी? पहली प्रोसेस में हमारे पास केवल यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस थी, ठीक है, ये वाली प्रोसेस।
यहां से यहां तक। इसमें हमारे पास केवल एक न्यूट्रॉन था। ये सेकंड जनरेशन हो गई। सेकंड जनरेशन में अब यदि इन न्यूट्रॉन्स की ऊर्जा को कम कर दिया जाए तो ये आगे और जो हमारे पास सैंपल है उस सैंपल में उपस्थित यूरेनियम के नाभिक द्वारा अवशोषित होंगे और उनका विखंडन करेंगे। तो मान लेते हैं कि इनकी ऊर्जा को हमने कम कर दिया और तापीय न्यूट्रॉन के बराबर इन न्यूट्रॉन्स की ऊर्जा हो गई। तो ये वापस न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम के नाभिक में अवशोषित होंगे और अवशोषित होने पर इनके द्वारा वापस प्रत्येक यूरेनियम के नाभिक का विखंडन होगा। तो प्रत्येक यूरेनियम के नाभिक से हमें दो मध्यवर्ती नाभिक मिलेंगे। इस प्रकार से दो मध्यवर्ती नाभिक मिलेंगे और मध्यवर्ती नाभिकों के साथ इस प्रोसेस में भी दो न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। तो इस प्रकार दो नए न्यूट्रॉन इस प्रकार से रिलीज हो जाएंगे हमारे पास और ये वाले हमारे पास थर्ड जनरेशन के न्यूट्रॉन्स कहलाएंगे। इस प्रकार ये न्यूट्रॉन्स बन गए। ठीक, ये न्यूट्रॉन्स वापस किसी यूरेनियम के नाभिक से टकराएंगे और दो मध्यवर्ती नाभिक और साथ में वापस हमारे पास न्यूट्रॉन बनाएंगे। तो ये वापस किसी यूरेनियम के नाभिक से टकराएंगे तो दो मध्यवर्ती नाभिक बनाएंगे और मध्यवर्ती नाभिकों के साथ वापस प्रत्येक यूरेनियम से दो नए न्यूट्रॉन और उत्सर्जित होंगे। इस प्रकार से हमारे पास दो नए न्यूट्रॉन और उत्सर्जित हो जाएंगे। यहाँ पर भी ये वाले यूरेनियम से टकराएंगे तो यूरेनियम से नए नाभिक बनेंगे और इन नए नाभिकों के साथ न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। तो ये नए न्यूट्रॉन भी इस तरह से रिलीज होंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस आगे से आगे बढ़ती जाएंगी और हमारे पास प्रत्येक विखंडन में नए न्यूट्रॉन बनेंगे। जो नए न्यूट्रॉन आगे और किसी नाभिक को विखंडित करेंगे उससे और ज्यादा न्यूट्रॉन बनेंगे, वो नाभिक को और विखंडित करेंगे और ये प्रोसेस आगे से आगे चलती रहेगी। इसी प्रोसेस को हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो बेसिकली श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है कि यदि किसी यूरेनियम के नाभिक पर जब तापीय न्यूट्रॉन को आपतित कराया जाता है तो इस प्रोसेस में मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के दो नए नाभिक बनते हैं और साथ ही प्रति विखंडन हमें 2.5 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। हम केवल 2 न्यूट्रॉन मानते हैं। अगर इन न्यूट्रॉन्स की ऊर्जा को कम कर दिया जाए, तापीय न्यूट्रॉन की ऊर्जा के बराबर कर दिया जाए, तो ये न्यूट्रॉन्स वापस यूरेनियम के नाभिक में अवशोषित होंगे और उसका विखंडन करेंगे, जिससे प्रति विखंडन हमें वापस 2 नए न्यूट्रॉन मिलेंगे और ये न्यूट्रॉन वापस विखंडन करेंगे और इस प्रकार आगे से आगे ये प्रोसेस चलती रहेगी और एक बहुत बड़ी चेन रिएक्शन बनेगी। और प्रति विखंडन हम ये जानते हैं कि प्रति विखंडन लगभग हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति विखंडन हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो विखंडन की अभिक्रिया जो है वो आगे से आगे बढ़ती ही जा रही है। तो हमें यहाँ पर बहुत ही ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, यानी कि अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि ये प्रोसेस आगे से आगे बढ़ती जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रोसेस में ऊर्जा का मान धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा और हमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्राप्त होगी। तो इसी प्रोसेस को हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास नाभिक था, ये जो मेरे पास न्यूट्रॉन था, इस न्यूट्रॉन को हम प्राथमिक या फर्स्ट जनरेशन न्यूट्रॉन कह सकते हैं। कौन सा? फर्स्ट जनरेशन न्यूट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन न्यूट्रॉन है। उसके बाद जो आपतित होने वाला न्यूट्रॉन है, दूसरी प्रोसेस में हमें जो न्यूट्रॉन प्राप्त होता है उन्हें अपन सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स या सेकेंड जनरेशन न्यूट्रॉन्स कहते हैं। सेकेंड जनरेशन न्यूट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जनरेशन में यहाँ पे जो हमें न्यूट्रॉन्स प्राप्त होते हैं इन्हें अपन थर्ड जनरेशन न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो ये आ जाएंगे थर्ड जनरेशन न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसी प्रकार आगे हमें जो न्यूट्रॉन्स प्राप्त होंगे वो क्या आ जाएंगे? वो आ जाएंगे मेरे पास फोर्थ जनरेशन न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह ये प्रोसेस आगे से आगे बढ़ती जाएगी और इस प्रत्येक प्रोसेस में हमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्राप्त होगी। इसी क्रिया को हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है गाइस कि ये प्रक्रिया स्वयं स्वप्रेषित हो, यानी कि खुद से ही चलती रहे, इसके लिए क्या होना आवश्यक है? तो इम्पोर्टेंटली हम ये चाहें कि किसी एक न्यूट्रॉन को हमने किसी सैंपल लिया और सैंपल में बहुत सारे नाभिक होंगे,
किसी एक न्यूट्रॉन को अगर हम उस सैंपल पर आपतित कराएं तो उससे ये प्रक्रिया स्वतः ही आगे से आगे बढ़ती जाए। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपतित होने वाले न्यूट्रॉन्स से उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? ज्यादा। यानी अगर हमारे पास एक न्यूट्रॉन आपतित हो रहा है तो उससे उत्सर्जित होने वाले नए न्यूट्रॉन्स की संख्या अगर हमेशा ज्यादा होगी तो वो न्यूट्रॉन्स और ज्यादा आगे विखंडित करेंगे और ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन्स उपलब्ध करवाएंगे और ये प्रक्रिया आगे से आगे बढ़ती जाएगी। तो इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेटिक संचालित होने के लिए या सेल्फ सस्टेनिंग होने के लिए आवश्यक ये है कि इमिटेड न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स से हमेशा क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन। इस प्रक्रिया या इस रिएक्शन को स्वयं सुपोषित होने के लिए या ऑटोमेटिक चलने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट है कि इमिटेड न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है, इमिटेड न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स से ज्यादा होनी चाहिए। इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। यानी कि उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन्स की संख्या हमेशा आपतित होने वाले न्यूट्रॉन्स से ज्यादा होगी। इस स्थिति में हमें आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन्स प्राप्त होते जाएंगे और ये अभिक्रिया चलती रहेगी। तो ये क्या कहलाती है गाइस? इसे हम कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। अब ये श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की हो सकती है। जैसा कि मैंने मेंशन किया, हमारा टॉपिक ये है कि श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की हो सकती है, एक तो अनियंत्रित हो सकती है और एक नियंत्रित हो सकती है। तो हमने क्या बात करी कि इस पूरी प्रोसेस के सेल्फ सस्टेनिंग होने के लिए यानी ऑटोमेटिक आगे बढ़ने के लिए, स्वतः ही ये पोषित हो इस प्रकार की होने के लिए हमेशा उत्सर्जित न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो आपतित न्यूट्रॉन्स की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको हम एक फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ गाइस, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो इस पूरी को अपन रफ कर देते हैं। ये श्रृंखला अभिक्रिया का जनरल डायग्राम है। ठीक, तो इसको रफ कर देते हैं। हम ये बात करते हैं कि न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है और इसके बेसिस पे हम किस तरह से नियंत्रित और अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की। न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मैं डिलीवर करता हूँ हमेशा ही, तो ये आपको शायद पीडीएफ नोट्स में नहीं मिले, तो मेरे कहने की बार बार आवश्यकता ना हो। जो कुछ आपको वीडियो लेक्चर में एक्स्ट्रा कंटेंट दिखे और जो पीडीएफ में अवेलेबल ना हो तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख इस वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके अपने फेयर काम में जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बेसिकली होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन टू द रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन के उत्पन्न होने की दर टू द रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बेसिकली क्या होती है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन टू द रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन के उत्पादन की दर और न्यूट्रॉन के क्षयित होने की दर, इन दोनों के अनुपात को हम न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं। यूजुअली इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो आपने अभी देखा कि जब कोई यूरेनियम के नाभिक पर कोई न्यूट्रॉन आपतित होता है, ठीक है, मंदगामी न्यूट्रॉन, तो इस प्रोसेस में हमारे पास दो नए नाभिक बनते हैं, मध्यवर्ती नाभिक बनते हैं इस प्रकार से, और साथ ही दो न्यूट्रॉन और रिलीज होते हैं। ये हमने दो न्यूट्रॉन ही माना, लेकिन वास्तविक तौर पे हमारे पास कितने न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं? यहाँ पे एवरेजन 2.5 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। मतलब यहाँ पर एक न्यूट्रॉन तो इसके अंदर अवशोषित हो गया और उससे हमारे पास नए न्यूट्रॉन कितने बनते हैं? 2.5। यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन तो हमारे पास कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 2.5 हो सकती है, और रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन कितनी होती है? 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी हो सकती है? 2.5 हो सकती है। तो k की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होती है वो 2.5 हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा ही 2.5 से क्या होती है? कम होती है। तो इसमें तीन कंडीशन हो सकती है, समझिए किस प्रकार से। पहली कंडीशन की अगर बात करें, इफ k इज लेस देन 1, अगर k का मान हमारे पास 1 से कम है, ठीक है, यदि k का मान 1 से कम है, इस स्थिति में क्या होगा? क्योंकि न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर k क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है
रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन टू द रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि कितने न्यूट्रॉन अवशोषित होकर कितने न्यूट्रॉन नए उत्पादित हो रहे हैं वो रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका मान 1 से कम है, इसका ये मतलब है कि उत्पादित होने वाले न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो लॉस ऑफ न्यूट्रॉन यानी अवशोषित होने वाले न्यूट्रॉन्स की संख्या से कम होगी, तभी तो ये 1 से कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अवशोषित तो न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे और उत्सर्जित क्या होंगे, कम। यानी कि अगर मान लेते हैं 2 न्यूट्रॉन तो अवशोषित हो रहे हैं और उससे केवल एक ही नया न्यूट्रॉन बन रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में ये होगा, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कोई भी प्रोसेस, अगर ये जो हम बात करें श्रृंखला अभिक्रिया, ये स्वयं ही चलती रहे, उसके लिए हमेशा ही जो इमिटेड न्यूट्रॉन्स है, जो उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन्स है, इमिटेड न्यूट्रॉन्स यानी उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन्स, उनकी संख्या हमेशा ही इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स से ज्यादा होनी चाहिए। इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। क्योंकि हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि न्यूट्रॉन जब इस यूरेनियम पर आपतित होता है तो 2 नए न्यूट्रॉन बनते हैं एवरेज, ठीक है। ये 2 नए न्यूट्रॉन और 2 नाभिकों को विखंडित करके 2 से क्या बनाएंगे? 4, 4 से फिर 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह आगे से आगे बढ़ेंगे। अगर इमिटेड न्यूट्रॉन्स यानी उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन्स की संख्या कम हुई तो हमारे पास क्या प्रोसेस होगी कि 2 से 1 बन गया, फिर 1 से नया और बनेगा ही नहीं, मतलब वो प्रोसेस आगे चलेगी नहीं। तो अगर k का मान 1 से कम है, इसका मतलब क्या है? इस स्थिति में जो उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन्स होंगे उनकी संख्या तो कम होगी और जो अवशोषित होने वाले न्यूट्रॉन्स है उनकी संख्या क्या होगी? ज्यादा। तो अगर ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन्स अवशोषित होंगे और उत्सर्जित कम होंगे तो वो जो उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन्स कम संख्या में होंगे तो वो नए नाभिकों का विखंडन नहीं कर पाएंगे, और नए नाभिकों का विखंडन नहीं कर पाएंगे तो ये अभिक्रिया आगे बढ़ेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर k का मान 1 से कम है, यानी कि न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान 1 से कम है, इस स्थिति में प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन तो कम होगा, मतलब न्यूट्रॉन उत्पादित तो कम होंगे, और लॉस ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? ज्यादा, मतलब न्यूट्रॉन्स का जो हानि है वो ज्यादा होगी। तो न्यूट्रॉन्स अगर कम संख्या में उत्पादित होंगे तो ये आगे जो नए नाभिक है उनका विखंडन नहीं कर पाएंगे, और अगर नए नाभिकों का विखंडन नहीं कर पाएंगे तो ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो इफ k की वैल्यू अगर 1 से कम है तो इस केस में, इस स्थिति में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन का मान रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन से कम होगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन से कम होगा। और अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा रेट ऑफ लॉस से, तो यहां पर यह प्रक्रिया स्वयं आगे नहीं बढ़ पाएगी, अर्थात यानी अतः इस स्थिति में श्रृंखला अभिक्रिया स्वसंपोषी नहीं होगी। स्वसंपोषी का मतलब होता है सेल्फ सस्टेनिंग, यानी खुद से ही आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये प्रक्रिया खुद से आगे नहीं बढ़ पाएगी, सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होगी, तो प्रक्रिया जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब कोई श्रृंखला बनने वाली नहीं है। तो स्पष्ट रूप से अगर न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान 1 से कम हुआ तो प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन तो कम होगा, न्यूट्रॉन कम संख्या में उत्पादित होंगे और उनकी हानि ज्यादा होगी। तो इस स्थिति में क्या होगा कि वो जो न्यूट्रॉन्स कम संख्या में बनेंगे तो आगे वाले नाभिकों का विखंडन नहीं कर पाएंगे, तो ये जो प्रक्रिया है वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होगी, मतलब स्वतः ही आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। ये वाली पहली कंडीशन होगी जब न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान हमारे पास 1 से गाइस क्या होता है? कम होता है। तो सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं कि अगर न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान 1 से क्या हो? ज्यादा, तो इसको रफ कर देते हैं अपन। दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं जब न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान जो है, सेकंड सिचुएशन, इफ k इज ग्रेटर देन 1, अगर हमारे पास न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान 1 से ज्यादा, तो स्पष्ट रूप से हम क्या देखते हैं? न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बताता है रेट ऑफ प्रोडक्शन टू द रेट ऑफ लॉस। अगर इसका मान 1 से ज्यादा है, मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी, नीचे वाली कम होगी, यानी प्रोडक्शन तो ज्यादा होगा और लॉस क्या होगा? कम होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? अगर ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन उत्पादित होंगे, लॉस होने की जगह उनका उत्पादन ज्यादा होगा, तो नए ज्यादा मात्रा में उत्पादित होने के कारण वो ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन्स जो है वो अधिक संख्या में उन नए नाभिकों का विखंडन करेंगे और उससे और ज्यादा न्यूट्रॉन्स बनेंगे, वो और आगे ज्यादा विखंडन करेंगे। तो ये प्रक्रिया जो है वो आगे से आगे बढ़ती जाएगी और इस प्रक्रिया में जो रेट है, जो प्रोसेस है, वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इस पूरी प्रोसेस में हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो अनकंट्रोल्ड होगी। समझिए कैसे? उदाहरण के तौर पे अगर हम ये मान लेते हैं इफ
k इज इक्वल टू 1.5, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास k का मान कितना है 1.5 है, यानी कि 100 न्यूट्रॉन्स से हमें 150 न्यूट्रॉन्स नए प्राप्त होंगे, ठीक है, और इन 150 नए न्यूट्रॉन से हमें 225 नए न्यूट्रॉन्स प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार देखिए 100 से 150, 150 से 225, इस तरह ये प्रोसेस आगे से आगे बढ़ती जाएगी और हमारे पास हर बार न्यूट्रॉन्स की संख्या पहले वाले न्यूट्रॉन्स से ज्यादा होगी। तो अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या पहले वाले न्यूट्रॉन्स से ज्यादा प्राप्त होती जाएगी तो हमने जो डायग्राम बनाया था उसी तरह हमें प्रोसेस प्राप्त होगी कि हमारे पास विखंडन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। 1 से 2 नाभिक बनेंगे, 2 से प्रत्येक से 2 और 2 बनेंगे, तो 2 से 4, फिर 4 से 16, 16 से 2 जो है उसका इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। और इस प्रोसेस में हमारे पास जो रेट है, रिएक्शन की जो रेट है वो काफी ज्यादा होगी, और रिएक्शन की रेट जब काफी ज्यादा होगी तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम अनकंट्रोल्ड या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। समझ लीजिए मेरी बात, यदि k का मान 1 से ज्यादा है तो न्यूट्रॉन्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उनका लॉस कम होगा। अगर न्यूट्रॉन्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा मात्रा में जो नए न्यूट्रॉन्स बनेंगे वो और ज्यादा मात्रा में नाभिकों का विखंडन करेंगे, और इस प्रकार हर बार नाभिकों के विखंडन की मात्रा बढ़ती जाएगी। हर बार नाभिकों के विखंडन की मात्रा बढ़ने से हमारे पास जो रिएक्शन की रेट है, जो हमारे पास अभिक्रिया की जो दर है वो काफी ज्यादा हो जाएगी, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसको व्यवस्थित तौर पे लिख लेते हैं किस प्रकार से कि अगर न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान 1 से ज्यादा है, इस स्थिति में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन जो है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन का जो मान है वो रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन से कम होगा, ज्यादा होगा, लॉस ऑफ न्यूट्रॉन से ज्यादा होगा। और अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है रेट ऑफ लॉस से, तो इस स्थिति में हमारे पास ये प्रोसेस सेल्फ सस्टेनिंग भी होगी और बहुत ज़्यादा रेट के साथ होगी। तो इस स्थिति में प्रोसेस सेल्फ सस्टेनिंग होगी। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब स्वयं ही स्वपोषित होगी, खुद ही चलती रहेगी, ठीक है। एक बार जब हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया तो ये प्रोसेस स्वयं ही आगे से आगे बढ़ती जाएगी जब तक पूरे के पूरे पदार्थ का विखंडन नहीं हो जाता। तो इस स्थिति में प्रोसेस सेल्फ सस्टेनिंग यानी स्व संपोषी होगी, तथा इसकी दर बढ़ती जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रत्येक बार हमारे पास न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ती जाती है, और इसे हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान 1 से ज्यादा है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होगी रेट ऑफ लॉस से। ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन्स बनेंगे तो ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन्स बनने से ज्यादा मात्रा में विखंडन करते जाएंगे, आगे से आगे विखंडन की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि इस पूरी प्रोसेस की जो रेट है, जो दर है, वो बढ़ती जाएगी, और अगर दर बार बार बढ़ती जाएगी मतलब ये नियंत्रित नहीं होगी, ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन कहलाएगी। जब तक ये पूरे पदार्थ का विखंडन नहीं हो जाता तब तक विखंडन होता रहेगा, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को हम सेल्फ सस्टेनिंग कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस आगे से आगे खुद को ही स्वपोषित करेगी। हमने केवल एक न्यूट्रॉन को आपतित करवाना है, एक न्यूट्रॉन आपतित होने के बाद ये पूरी प्रोसेस विखंडन चलता रहेगा अपने स्तर पर। अब चूंकि ये नियंत्रित अभिक्रिया जो नहीं है, अनियंत्रित अभिक्रिया है, और इसमें दर बढ़ती जाती है, तो इसके फलस्वरूप एक विस्फोट होता है। क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। इसमें एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन होगा, और ये कौन सी कंडीशन होती है? ये एटम बम वाली कंडीशन होती है। जो बॉम्ब होता है गाइस, उनमें अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया ही होती है। तो उसमें क्या होता है कि यूरेनियम का कोई जो पदार्थ रखा होता है, उस यूरेनियम के पदार्थ पर एक न्यूट्रॉन आपतित कराया जाता है। अब वो एक न्यूट्रॉन से 2 नए न्यूट्रॉन बनेंगे, उन 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, इस तरह ये आगे से आगे प्रोसेस चलती रहती है, और अनियंत्रित मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, और अनियंत्रित मात्रा में ऊर्जा रिलीज होने के कारण एक्सप्लोजन होता है, और यही प्रोसेस एटम बम में होती है। मैं इस पर एक अलग से एनिमेटेड वीडियो बनाऊंगा जिससे आप इस पूरी प्रोसेस को समझ सकें कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया वास्तविक तौर पे या एनिमेटेड वीडियो में किस प्रकार से दिखती है, ठीक है गाइस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर काम में लिख लीजिएगा। तो तीसरी हम बात कर लेते हैं, यदि k का मान किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो, तो उस प्रोसेस में क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए,
तो थर्ड कंडीशन, यदि k का मान 1 के बराबर, इफ k इज इक्वल टू 1, यदि k का मान 1 के बराबर है, इसका मतलब कि रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ लॉस दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 न्यूट्रॉन आपतित हो रहे हैं तो उत्सर्जित भी कितने हो रहे हैं, 100। यानी कि यहाँ पर ये प्रक्रिया सेल्फ सस्टेनिंग तो होगी, एक न्यूट्रॉन आपतित होने पर एक ही न्यूट्रॉन उत्सर्जित होगा, वो एक न्यूट्रॉन वापस किसी यूरेनियम को विखंडित करेगा तो उससे वापस एक ही नया न्यूट्रॉन बनेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार की प्रोसेस होगी, जैसे एक न्यूट्रॉन किसी यूरेनियम के नाभिक पर आपतित हुआ तो इससे वापस एक ही न्यूट्रॉन बनेगा, वो वापस एक ही यूरेनियम को विखंडित करेगा, उससे वापस एक ही न्यूट्रॉन बनेगा, वो एक ही यूरेनियम को विखंडित करेगा। तो इस प्रकार ये प्रोसेस सेल्फ सस्टेनिंग तो होगी, क्योंकि इसमें जो हमारे पास उत्पादित होने वाले जो न्यूट्रॉन हैं और अवशोषित होने वाले न्यूट्रॉन उनकी संख्या समान है, तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित होगा, वो इस अभिक्रिया को आगे तो बढ़ा सकता है, लेकिन हम इसमें क्या देखते हैं कि अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ेगी, अभिक्रिया नियत दर से हो रही होगी। इससे पहले क्या देखा था कि एक न्यूट्रॉन से 2 न्यूट्रॉन बन रहे थे, तो 2 से 4 बन रहे थे, 4 से 8, तो इस प्रकार क्या हो रहा था, हमारे पास अभिक्रिया की दर बढ़ती जा रही थी। इसमें क्या होगा कि अगर एक ही न्यूट्रॉन आपतित हो रहा है तो एक ही उत्सर्जित होगा, वो वापस नए नाभिक का विखंडन करेगा, उससे वापस एक नया न्यूट्रॉन बनेगा, वो नए नाभिक का विखंडन करेगा, तो प्रोसेस आगे तो बढ़ती जाएगी, मतलब सेल्फ सस्टेनिंग तो होगी लेकिन नियंत्रित होगी, क्योंकि इसमें दर जो है वो एक समान रूप से होगी, तो इसमें ये अभिक्रिया नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इस स्थिति में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन जो है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन का जो मान है रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है, रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन के समान है, अर्थात प्रोसेस सेल्फ सस्टेनिंग होगी, प्रोसेस जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग होगी, मतलब एक बार प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद स्वयं चलती रहेगी, स्व संपोषी होगी, खुद से ये प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं कि एक उत्सर्जित न्यूट्रॉन दूसरे नाभिक का विखंडित करेगा, उससे वापस दूसरा एक नाभिक विखंडित होगा, तो नाभिक विखंडन की जो प्रक्रिया है वो नियत है, वो बढ़ नहीं रही है, 1 से 2, 2 से 4 नहीं हो रही है, एक नाभिक से ही दूसरा नाभिक होगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो इस प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि चूंकि अभिक्रिया की जो दर है वो नियत होगी, अभिक्रिया की दर नियत है, यानी बढ़ती नहीं है, नियत है, अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को, इसे हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, इसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमने तीन ही पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया। अब ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो है इसी का हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो हम इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली क्या होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान 1 रखते हैं, यानी उसमें हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम होता है, और इसे हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, और इसका हम यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हमने गाइस देख ली कि न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। अब इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और दिक्कतें होती है, और वो क्या दिक्कतें होती है उसके बारे में हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इस नियंत्रित और अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया का हम क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही जो हमने बात करी कि जो नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया है उसका यूज करते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।